जय श्री राम। सूर्य, नवग्रहों में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है, सबसे ज़्यादा ताकतवर माना गया है। षटबल में उसको नैसर्गिक बल सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अब ये सूर्य कैसे हमारे कर्मों पर असर डालता है, हमारे D10 चार्ट में इस सूर्य की क्या महत्ता है, ये कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, इससे हमारे करियर पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी बारे में जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सूर्य की महत्ता को समझने के लिए माँ लक्ष्मी की आरती में इस्तेमाल होने वाले एक शब्द को देखते हैं। वो शब्द है कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। कर्म के प्रभाव को प्रकाशित करने वाली माँ के लिए इस नाम का इस्तेमाल हुआ है। मतलब क्या है इसका, कि जो मेहनत आप करते हैं, जो एफर्ट आप कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, सामने वाले पर पड़ रहा है, उसको लोगों के बीच में प्रकाशित होना या लोगों को पता होना कि आपकी वजह से ये काम हुआ है, आप नहीं होते तो ये काम नहीं हो सकता था। इसे कहा जाता है कर्म के प्रभाव को प्रकाशित होना। और देखिए, माँ लक्ष्मी की आरती में आया है, यानी कि पैसा भी तभी मिलता है जब आपके कर्मों के प्रभाव को लोग जाने कि आपके होने या ना होने से काम पर कितना असर पड़ता है। बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग जानबूझकर कुछ प्रोजेक्ट से पीछे हट जाते हैं कि मेरे बगैर करके देखो, तब पता लगेगा मेरी क्या वैल्यू है। ऐसा होता है, आप सब जानते होंगे। क्योंकि जब आप लगातार लगे रहते हैं, सालों एक कंपनी को देते हैं, और तो वहाँ पर आपको ग्रांटेड ले लिया जाता है कि ये तो कर ही देगा, या उसके कर्म के प्रभाव को लोग नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप हटते हैं वहाँ से, तब आपकी वैल्यू का पता लगता है। तो कर्म के प्रभाव का प्रकाशित होना बहुत आवश्यक है अगर आप अच्छा कमाना चाहते हैं। तो चुपचाप गुमनामी के अंधेरे में काम करने से आपके कार्य की वैल्यू का पता नहीं लगता। अभी रिसेंटली मैं बल्कि एक वो इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें महाभारत के एक कैरेक्टर बता रहे थे कि कैसे इरफान खान उनके पीछे खड़े होकर एक एक डायलॉग के लिए, इरफान खान दिवंगत जो अभिनेता थे, एक डायलॉग के लिए उनसे कहते कि भाई एक डायलॉग मुझे मिल जाए तो मेरा भी लोगों को पता लगे कि मैं भी यहाँ इस सीन में खड़ा हूँ। अगेन वही कर्म के प्रभाव को प्रकाशित करना कि मेरी इंपॉर्टेंस इस सीन में दिखे। और जब वो मौका आया, जब लोगों ने उस काम को देखा, तो उनको कितना पसंद किया गया, उनकी क्या वैल्यू बढ़ी, सब जानते हैं। व्यक्ति काम तो पहले भी कर रहा था, सालों लगा दिए, अलग अलग चैनल, अलग अलग मंचों पर अपने अभिनय को दिखाने की कोशिश में थे। लेकिन जब वो कर्म का प्रभाव प्रकाशित हुआ तो फिर लोग उनकी तारीफ करने लगे। अब आते हैं अपने विषय पर कि अगर इतना ही इम्पॉर्टेंट है कर्म के प्रभाव को प्रकाशित होना, तो उसमें किन ग्रहों का और किन भावों का रोल है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई भी ज्योतिष का नौसिखिया भी हो, उससे पूछा जाए कि कर्म कौन से भाव से देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये कहने में दिक्कत होगी कि कर्म को शनि से और कुंडली के दशम भाव के स्वामी से देखा जाता है। आपका जो 10th लॉर्ड होता है वो इंडिकेट करता है कि किस तरह के आपके कर्म होंगे, और शनि नैसर्गिक कारक है, कालपुरुष की 10वीं राशि का स्वामी है, कर्म प्रधान है। तो इन दोनों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है किसी व्यक्ति के कर्म को देखने के लिए। और जब शब्द आता है प्रकाशित होना, लाइट में आना, तो जो सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है वो सूर्य है। तो सूर्य को देखा जाता है कि सूर्य किसी भी चीज़ को एक्सपोजर देने में, किसी भी चीज़ के लोगों को पता चलने में हेल्प करता है। यहाँ सूर्य के साथ मैंने दशम भाव भी लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दशम भाव भी प्रकाशित होने का भाव है। कैसे? देखिए, खगोल शास्त्र अगर हमने ज्योतिष में पढ़ा हो तो हमें बताया जाता है, हम पढ़ाते हैं कि जो ये शनि है, जो दशम भाव है, दशम भाव हमारे सर के ऊपर जो भाव है उसको इंडिकेट करता है। लगन पूर्व में उदित राशि है, और दशम भाव जो हमारे सर के एकदम ऊपर, एकदम अगर आप सर उठा के ऐसे देखें और अगर वहाँ कोई स्टार नज़र आए, वो दशम भाव है।
ठीक है। और आप देखिए जब बृहस्पति दशम भाव में हो और रात का समय हो तो आप अपनी छत पर जाइए, ऊपर देखिए तो आपको एक प्रकाश पुंज तारे की फॉर्म में जो नज़र आएगा वो बृहस्पति होगा। कोई भी ग्रह हो अगर दशम भाव में है और रात का समय तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो दशम भाव मतलब आपके सर के ऊपर का भाव जो कि प्रकाशित हो पाता है, आप देख पाते हैं उसको, उसकी विजिबिलिटी को महसूस कर पाते हैं। तो 10th हाउस भी प्रकाश का है और सूर्य तो प्रकाश का कारक है ही। अब इन दोनों को हमें इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए, आपके कर्म का स्वामी यानी कि कुंडली का 10th लॉर्ड और शनि, इनमें से कोई भी यदि सूर्य से संबंध बनाए, विशेषकर दशमांश कुंडली में D10 चार्ट में, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके कर्मों का प्रभाव प्रकाशित होगा, यानी सामने वाले आपके कार्य को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ मैं शब्द बदल दिए। पहले मैं कह रहा था वो प्रकाशित होंगे। देखिए, कर्म का प्रभाव प्रकाशित होना नॉर्मली सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा शब्द भी है, पर यदि आप कुकर्म कर रहे हैं, आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो आप समाज को नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, उसका प्रकाशित होना तो शुभ नहीं माना जाएगा ना। तो कर्म के प्रभाव को प्रकाशित करता है कब? जब सूर्य के साथ या सूर्य से 7वें घर में आपका 10th लॉर्ड हो, आपका शनि हो, तो वो आपके कर्मों को दिखाता है। इसको वर्बली तो आपने समझ लिया, अब ज़रा कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि इसको देखना कैसे होता है, कौन सा 10th लॉर्ड कहाँ देखना है, कैसे उसका फलित में कैसे इस्तेमाल होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये पत्रिका है। इस पत्रिका में कन्या लग्न है, दूसरे भाव में उच्च का शनि है, द्वादश में शुक्र अग्नि तत्व राशि में सूर्य चंद्रमा की युति है, दशम भाव में गुरु बुध 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह केतु के साथ विराजित है, चौथे में मंगल राहु दोनों वक्री अवस्था में पोजिटेड है। अब अगर मैं इस पत्रिका, ये जन्म कुंडली है किसी जातक की, यहाँ पर दशम भाव के स्वामी को देखूं तो दशम भाव का स्वामी बुध बनता है जो स्वराशि का यहाँ पोजिटेड है, एसोसिएटेड विद वन मोर बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर। हालांकि मंगल जो इस कुंडली के लिए शुभ नहीं होता, अष्टम आधिपति होता है, तृतीय आधिपति होता है, वो दशम और दशम आधिपति दोनों पर अपना प्रभाव बना के बैठा है। तो हमें यहाँ नजर आया कि इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी बुध है और कारक शनि तो हमेशा रहता ही है। अब हम गए D10 चार्ट पे, जो इसके बाजू में चार्ट बना हुआ है, सिंह लगन की जो पत्रिका आप देख रहे हैं वो इसका दशमांश कुंडली है। दशमांश कुंडली में हमने क्या देखा कि सूर्य, हमने फोकस कैसे करना है, सबसे पहले सूर्य पे जाना है। D10 चार्ट में सूर्य हमने देखा वो द्वादश भाव में राहु के साथ पोजिटेड है। अब हमने देखा कि क्या मेरी जन्म कुंडली का दशम का स्वामी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरी जन्म कुंडली का दशम का स्वामी अगर यहाँ पर सूर्य के साथ या सूर्य के सामने है तो ये दिखाता है कि मेरे कर्म का प्रभाव लोगों को पता लगेगा या मैं इम्पैक्टफुल रहूँगा अपने काम में। अब बुध है कुंडली का दशमेश, हम जानते हैं, और वो दशमेश यहाँ पर सूर्य से दशम भाव में विराजित है। इतना ही नहीं, शनि महाराज भी सूर्य से दशम भाव में विराजित है। मेरे ख्याल से आपको कुंडली दिख रही होगी, साफ साफ आप पढ़ पा रहे होंगे कि सूर्य द्वादश भाव में कर्क का है और मकर में गुरु शनि बुध और केतु विराजित है। ऐसे में मेरे लिए कहना आसान है कि महाराज आप जहाँ भी काम करेंगे तो आप अपनी पहचान छोड़ेंगे, अपनी छाप छोड़ेंगे और आपको आपके कार्य क्षेत्र में नो वन कैन इग्नोर यू, कोई आपको अनदेखा नहीं कर सकता है। अब यही बात तो चलो रही सही, ये है किसकी पत्रिका और जातक के साथ क्या हुआ। ये जातक एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर, शेयर मार्केट में इनका इम्पैक्ट दुनिया नहीं भूल पाती है। 1990 के आसपास के जो टाइम पीरियड था उसमें मार्केट में इनका बोलबाला था और अच्छा या बुरा आज आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनके आने की वजह से मार्केट में बहुत बदलाव आए थे और इवन OTT प्लेटफॉर्म पर इनके ऊपर मूवी बन चुकी है इनके लाइफ के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुध यहाँ पर मिथुन का बैठा था जन्म कुंडली में दशम भाव में और वहाँ सूर्य से दशम भाव में था,
तो बुध के कारकत्व या दशम भाव के कारकत्व की वजह से दुनिया ने इनको पहचाना। तो आपने क्या करना है, आपने सूर्य से 10वें घर को देखना है। अभी कुछ और समझते हैं क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन होनी है, उसको भी देख लेते हैं। पहली चीज़ ये, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं और जायज़ बात भी है कि सर आप कहते हैं कि इस ग्रह का फल ज़्यादा मिलेगा या इस ग्रह के को फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा कहाँ होगा? वो जिस भाव का स्वामी है उसमें, जिस राशि का स्वामी है उसमें, उसके नैसर्गिक कारकत्व कहाँ फ़ायदा होता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, नैसर्गिक कारकत्व की बढ़ोतरी हो जाती है सूर्य से 10वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो। मैं दोबारा दोहराता हूँ, दशमांश कुंडली में आपके सूर्य से 10वें घर में जो भी ग्रह बैठा है उसके कारकत्व आपकी पहचान बनते हैं, उसके प्रभाव, उसके वो उस तरह के कर्मों का प्रभाव प्रकाशित हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं। इसको इस तरह समझिए, मैं आपको एक एक करके सभी ग्रहों का बताता हूं कि सूर्य से 7वें घर में D10 में होने का इसका क्या फल है। स्टार्ट करते हैं एक एक ग्रह से। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि सूर्य अपने से 7वें तो हो नहीं सकता। अगर चंद्रमा सूर्य से 7वें घर में है D10 चार्ट में, तो आप बोलिए कि व्यक्ति का भावुक होना और मिलनसार होना, ये लोगों को पता होगा कि ये सबसे जुड़ पाता है, सबसे बात कर पाता है, सबसे कनेक्ट करना इसके लिए आसानी रहती है, इमोशनल है। ऐसे आपके कर्मों का जो प्रभाव है लोगों को पता होगा। जब हम मंगल की बात करते हैं तो आपको ऊर्जा के पुंज की तरह देखा जाता है। इसको कोई काम देंगे ना, ये कर देगा, किसी भी तरह करे, लेकिन ये कर देगा, ये पीछे नहीं हटेगा। एक बार बढ़ गया तो करना है। इस तरह की मेंटालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, नेतृत्व करने की क्षमता होगी, निर्णय शक्ति जल्दी, निर्णय लेना जल्दी करेंगे, वेट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं क्रोध, अगर ये नेगेटिव साइड में जा रहा है तो क्रोध भी आपकी पहचान बनेगा कि ये व्यक्ति क्रोधी बहुत है, गुस्सा बहुत जल्दी करता है। इसके बाद अगर मैं बुध की बात करूं तो बुध ये दिखाता है कि जो जातक सामने बैठा है वो बुद्धिमान है, आपकी बुद्धि की प्रशंसा होगी, आपके कलाकार आदमी होंगे आप। कलाकार वैसे तो हम आर्टिस्ट को कहते हैं, लेकिन यहाँ आर्टिस्ट के साथ साथ कलाकार कहने का मतलब थोड़ा श्रूड होना, काम निकलवाना आने वाला। लोगों को पता होगा कि इनको काम देंगे, ये बाय हुक और बाय क्रुक करवा ही लेगा। तो वो जो नॉर्म्स को तोड़ते हुए, नियमों को तोड़ने के साथ साथ उसका इस्तेमाल करके फ़ायदा कमाने वाली जो चीज़ है, वो बुध अगर सूर्य से 10वें घर में हो D10 चार्ट में, 10वें नहीं सॉरी 7वें भाव में हो D10 चार्ट में, तो ये योग बनता है। ठीक है, साथ बैठा हो तो भी आप ये कहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार छात्र पूछते हैं कि सर मेरी जन्म कुंडली में तो सूर्य एक्स प्लैनेट को अस्त नहीं कर रहा है या उसके साथ नहीं बैठा है, पर D10 में साथ बैठा है, तो क्या मैं इसको युति लूँ, क्या मैं उसको अस्त मानूँ? तो मेरे भाई, आप इसको अस्त तो नहीं मान सकते, क्योंकि अस्त होने के लिए जिस तरह से कुंडली में साथ बैठना आवश्यक है जन्म कुंडली में, वो यहाँ पर भी सीधा सीधा अप्लाई नहीं होता है कि आपका D10 के अंदर मेरा ग्रह अस्त हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। जन्म कुंडली में अस्त होगा तो आप ज़रूर देखें D10 में कि क्या वो वहाँ पर भी सूर्य के साथ है, तो पूर्ण अस्त हो जाएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य का उस ग्रह से कोई संबंध नहीं है या वो अस्त नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर वो उसको अस्त नहीं कर सकता। लेकिन अपने नैसर्गिक कारकत्वों का आदान प्रदान वर्ग कुंडली में होता है, नैसर्गिक कारकत्वों का। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, तो इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो आपको मैंने 2 बातें कही, अस्त होना नहीं देखेंगे आप D10 में कि भाई मेरा ग्रह अस्त हो गया, अगर D1 में नहीं है तो D10 में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सूर्य का उस ग्रह के कारकत्व पर प्रभाव और उस ग्रह के कारकत्व का सूर्य पर प्रभाव अवश्य आएगा अगर वो कर्मांश कुंडली या दशमांश कुंडली में साथ बैठा है। तो अगर बुध सूर्य से सप्तम में है तो भी आप बुद्धिमान हैं, कलाकार है, व्यापारी वर्ग, व्यापारी दिमाग है। और अगर आप वो साथ भी बैठा है तो भी आप इसको ऐसे ही देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो अगर गुरु बैठा हो तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति आपको ज्ञानी मानते हैं, आपको अच्छा सलाहकार मानते हैं, आपसे लगाते हैं कि ये व्यक्ति किसी को कोई सलाह देता है तो वो बात सही चली जाती है। अच्छा ज्ञान देने वाला मानते हैं, प्रीचर अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ धार्मिक स्वभाव भी होता है। तो ये क्वालिटी देखने को मिलती है अगर सूर्य से 7वें घर में गुरु हो या सूर्य के साथ गुरु हो D10 चार्ट में।
शुक्र है तो सौंदर्य, कला से जुड़ाव और पैसा। पैसा कहने का क्या अर्थ है? बड़े लोगों के बीच उठ बैठ, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से आपके संबंध, एक रईसी, एक नवाबी स्वभाव, ये सारी क्वालिटी आती है यदि सूर्य से 7वें घर में शुक्र विराजित हो। आगे शनि की बात करें। शनि अगर सूर्य से 7वें घर में है या सूर्य के साथ है, दोनों ही केसेस में व्यक्ति अच्छा सेवक, उसकी जॉब के लिए वो जाना जाएगा, उसकी फिलॉसफी के लिए वो जाना जाएगा, उसका जो सोच है, उसका दर्शन शास्त्र जिसे हम कहते हैं या फिलॉसफिकल माइंड कहते हैं, वो उसमें ज़्यादा होगा और आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाएं भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये सब कब होगा? जब आप कुंडली में ये देखें कि सूर्य से 7वें या सूर्य के साथ ये ग्रह बैठे, और इसका फल तब ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब ये ग्रह कुंडली का 10th लॉर्ड बने या कुंडली में 10th हाउस में विराजित हो। ठीक है, अभी आप इसको समझिएगा। अभी जो चार्ट मैंने दिखाया, अगले चार्ट पर आने से पहले पिछले चार्ट की बात करते हैं। वो जातक का बुध था दशमेश, दशम भाव में ही विराजित था जन्म कुंडली में। तो बुध के जो कारकत्व होते हैं, नॉर्म्स को मोल्ड करना, गैप ढूंढना, व्यापारी होना, बुद्धिमान होना, वो सब उस जातक के साथ जुड़ा। लोगों ने उसकी पहचान वही बनाई कि यार बड़ा तेज दिमाग है, बड़ा शातिर दिमाग रहा व्यक्ति का, ऐसे कहा गया। तो यानी कि वहाँ पर उसके उन ट्रेट्स को पर फोकस हुआ जो वो दशम भाव के साथ जुड़ रहे थे और जो उसके नैसर्गिक गुण भी थे। अब एक कुंडली में आपको और दिखा रहा हूँ, इस कुंडली पर ध्यान दीजिएगा। ये वृषभ लगन की कुंडली है और दशम अधिपति शनि बनता है। वो दशम में नहीं बैठा है, वो धनु राशि में बैठा है। कुंडली का नवमेश भी है, वृषभ लगन होगा तो 9th और 10th लॉर्ड, नवम और दशम का स्वामी दोनों शनि बनते हैं। शनि यहाँ पर मल्टीपल प्लैनेट के साथ जन्म कुंडली में विराजित है। काल पुरुष की 9वीं राशि में, कुंडली का 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड तो है ही। जब मैं D9 चार्ट और D10 चार्ट में आता हूँ, दशमांश कुंडली में आता हूँ, तो सूर्य से 10वें घर में शनि विराजित दिखता है और 7वें घर में शनि विराजित दिखता है। मेरी जन्म कुंडली के 10वें घर का स्वामी शनि बना और वो शनि मेरे D10 चार्ट में सूर्य से 7वें आया और वो कुंडली का 9th लॉर्ड था। वो जन्म कुंडली में धनु राशि का बैठा था। इस कारणवश हमें नौकरी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफिकल माइंड, आध्यात्मिक होना व्यक्ति का, इन फीचर पर फोकस करना होगा। और इनमें भी ज़्यादा फोकस हमारा वो जो आध्यात्म और दर्शन शास्त्र है उस पर जाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में वो धनु राशि में बैठा है और जन्म कुंडली में वो भाग्य का स्वामी या धर्म भाव का स्वामी भी बनता है। मैं दोबारा इससे पहले वाले चार्ट पर आऊँगा एक बार, क्योंकि इसको समझना फिर और आसान हो जाएगा। उस कुंडली में शनि भी, आपने याद हो आपको, तो शनि भी सूर्य से 10वें घर में था बुध के साथ साथ, और शनि जन्म कुंडली में तुला में था। तो तुला जो कि तराजू को इंडिकेट करता है, तुला जो कि मार्केट को इंडिकेट करता है, तो जातक की पहचान मार्केट से बनी, मार्केट में बनी, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर वो शनि धनु में बैठा है, तो धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में इस जातक को जाना गया, जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं। एक बहुत ही क्रांतिकारी संत हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए, और क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि इनके विचार से काफ़ी सारे लोग, इनके विचारों के साथ तालमेल उनका नहीं बैठता था। भारत छोड़ना पड़ा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ा, वहाँ आश्रम खोला, वहाँ भी परेशानियाँ आई, तो बहुत उतार चढ़ाव देखे। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में इनके कई अनुयायी हैं और ये मानते हैं कि इनका जो सीख थी वो प्रैक्टिकल है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि विचार, आध्यात्म, दर्शन शास्त्र, उस क्षेत्र में इस जातक को पहचान मिली। और क्यों? क्योंकि दशमाधिपति शनि सूर्य से सप्तम भाव में है D10 चार्ट में। ठीक है, अब एक चार्ट आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। इस कुंडली को आप देखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर व्यक्ति की पहचान किस क्षेत्र में होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। और दोनों कुंडली आपके सामने है। जन्म कुंडली कुंभ लगन की है, गुरु मंगल लगन में है, और जो दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं जो साथ में बनी हुई है वो इनका D10 चार्ट है। दोनों को आराम से देखिएगा
और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस जातक की पहचान किस क्षेत्र में बनी होगी। तो आशा करता हूँ ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसमें एक बात और जोड़ दूँ, मैं शुरुआत में भी बोला था कि नाम तो बदनाम व्यक्ति का भी होता है, राइट। जो मैंने कहा कि कर्म कौन से कर्म हैं जो प्रकाशित होंगे, तो दशम अधिपति में बल होगा और तब वो प्रकाशित होगा तो बहुत बढ़िया है। अगर दशम अधिपति खुद अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, और फिर वो कर्म का प्रभाव प्रकाशित हो रहा है, तो आपको बदनामी मिलने का भी योग बनेगा। जैसा कि पहले चार्ट में रहा कि मंगल उस कुंडली में दशम और दशमाधिपति दोनों को देख रहा था, राहु केतु एक्सिस भी थी, और अपने D10 चार्ट में देखा वहाँ भी भावा वाइज भी पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो व्यक्ति को नाम के साथ साथ पॉपुलर तो हुए, लेकिन वो पॉपुलैरिटी बदनामी में भी कन्वर्ट हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। यदि कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छा काम करें, जल्दी वीडियो बनाएं। और एडमिशन ओपन है, आप लोगों को पता ही होगा, शायद इन लोगों ने ऐड भी डाल दी होगी इसमें। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन दिल्ली में होती है, करनाल में होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कंटेंट अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। इस पर लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो है ज्योतिष से संबंधित, आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। लग्न और दूसरा भाव किस प्रकार आपके ससुराल से आपके संबंधों को दर्शाता है, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें। अन्यथा हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।